नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। ये आपका लुसेंट का बुक है, पादप जगत का वर्गीकरण। ये टॉपिक 2 रहने वाला है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का टॉपिक नंबर क्या है आपका 2। इससे पहले का जो टॉपिक है वो आपको चैनल पर डाला जा चुका है, ठीक है ना। वहाँ से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। ये पूरा आपका रिवीजन मोड रहेगा, ठीक है ना। फास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन 2-3 बार क्वेश्चन को जरूर हम रिपीट करेंगे ताकि आप सुनते सुनते क्या करते रहें, याद करते रहें। और याद करवाने का प्रयास करेंगे, 2-3 बार हम रिपीट करेंगे जरूर, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है, पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर आपका गलत है, ठीक है ना। तो आंसर आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक लाइक का बटन कम से कम जरूर दबाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन ए में है आपका एंगलर, ऑप्शन बी में आपका अरस्तु, ऑप्शन सी में आपका लेनियस, ऑप्शन डी में आपका थियोफ्रेस्टस। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एंगलर, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है आपका लेनियस और चौथा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, लेनियस हो जाएगा सही। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विव नाम पद्धति के प्रतिपादक है। द्विव नाम पद्धति के प्रतिपादक है कौन है। पहला ऑप्शन है लिनियस, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस और तीसरा ऑप्शन है हिचिंसन और चौथा ऑप्शन है एंगलर। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर टिक कीजिए। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक आपका लिनियस है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है, लिनियस है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है, लिनियस है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन है भारतीय, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है स्वीडिश और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रिटिश। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका स्वीडिश सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम आपका स्वीडिश वनस्पति वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अगला 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए, सुनते रहिए, 3-4 बार एकदम रिपीट जरूर करेंगे क्वेश्चन को और ध्यान से एकदम याद हो जाएगा सब। 4 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। पहला ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स में, दूसरा ऑप्शन है फेनरोगेम्स में, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स में और चौथा ऑप्शन है आपका टेरिडोफाइट्स में। किस में रखा गया है बताइए। पुष्पी पादपों को, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को आपको फेनरोगेम्स में रखा गया है। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, फेनरोगेम्स में रखा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। पहला ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा ऑप्शन है फेनरोगेम्स, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स और चौथा ऑप्शन है आपका टेरिडोफाइट्स। कौन सा आंसर सही होगा। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। अपुष्पी पादपों को आपको क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। किसमें रखा गया, आपको क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। 6 नंबर प्रश्न, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है जीनस, दूसरा ऑप्शन है फैमिली, तीसरा ऑप्शन है स्पेसीज, चौथा ऑप्शन है आपका ऑर्डर। कौन सा सही हो जाएगा। वर्गीकरण का आधारीय, वर्गीकरण का आधारीय इकाई आपका स्पेसीज है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है आपका, स्पेसीज है। इसको क्या बोला जाता है, इसको जाति बोला जाता है। वर्गीकरण का जो आधारीय इकाई क्या है, इसको स्पेसीज है ना, स्पेसीज है। आपका क्या हो जाएगा, आपका जाति हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं आपका समुद्री जीव होता है, जलीय पौधा होता है, पादप रोग होता है और जड़ विहीन पौधा होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आपका जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है आपका, हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधा होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका,
8 नंबर क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताता है उनके, क्या बताता है उनका? पहला ऑप्शन वंश व जाति को बताता है, दूसरा ऑप्शन जाति व किस्म को बताता है, तीसरा ऑप्शन कुल व वंश को बताता है, चौथा ऑप्शन गण व कुल को बताता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 8 का? बोलिए। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताता है उनके, क्या बताता है? बोलिए। वंश व जाति को बताता है। किसको बताता है? वंश व जाति को बताता है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। जिन पौधों पर बीज बनते हैं, जिन पौधों पर क्या बनता है आपका? बीज बनता है किंतु पुष्प नहीं लगता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? बोलिए। पहला ऑप्शन है आवृत्ति बीजी, दूसरा ऑप्शन है अनावृत्ति बीजी और तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। आंसर कौन सा हो जाएगा? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? अनावृत्त बीजी कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की? बोलिए। जीवाणु का खोज किसने की? पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है लेम्बल और तीसरा ऑप्शन है टेनिन और चौथा ऑप्शन है आपका लीवेनहॉक। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से आप आंसर कीजिए। जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। 1682 ईस्वी में किया था। कब किया था आपका? 1682 ईस्वी में देखा था। जीवाणुओं का सबसे पहले लीवेनहॉक ने 1682 ईस्वी में देखा था और बहुत जो बोले सूक्ष्मदर्शी से देखा था इसको। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? जीवाणु, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा आपका सही है? सही कथन को क्या करना है आपको? सही कथन को चुनना है। सही कथन के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, क्या ये कथन सही है? दूसरा ऑप्शन है सभी जीवाणु विविध पोषी होता है। तीसरा ऑप्शन है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। चौथा ऑप्शन है सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा, जीवाणु से संबंधित कथन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। किंतु कुछ क्या होता है आपका? स्वपोषी होता है। कुछ क्या होता है आपका? स्वपोषी होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्यों? बोलिए। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये सभी जगह पाए जाते हैं, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं। ये बताइए कि जीवाणुओं के पौधे जीवाणुओं को क्या माना गया है? जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्यों? क्यों पौधा माना गया है? आंसर आपका बी सही हो जाएगा। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें क्या होती है? कठोर कोशिका भित्ति होती है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है ना? जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य कला, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम और चौथा है आपका सूत्रकणिका। जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? आपका आंसर सही हो जाएगा डी, सूत्रकणिका नहीं होता है। जीवाणविक कोशिका में नहीं होता है, सूत्रकणिका जीवाणविक कोशिका में नहीं होता है। 14 नंबर प्रश्न, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की जो साधारण आकृति क्या होती है? पहला छड़ रूपी होती है, दूसरा ऑप्शन है गोल होती है, तीसरा होती है सर्पिल होती है, चौथा कौमा रूपी होती है। आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होता है कैसा होता है? छड़ रूपी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, छड़ रूपी होता है। जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, वाइब्रियो कहलाते हैं, दंडाणु कहलाते हैं,
एस्पाइरिला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलिए? तो जीवाणुओं का साधारण आकृति क्या कहलाता है? जीवाणुओं का साधारण जो आकार है ना, क्या कहलाता है? जीवाणुओं का आकार सबसे छोटा होता है, वो क्या कहलाता है? तो गोलाणु कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? गोलाणु कहलाता है। गोलाणु कहलाता है। गोलाणु कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु पहला है वाइब्रियो, दूसरा ऑप्शन है वैसिलस, तीसरा ऑप्शन है कोकस, चौथा ऑप्शन है एस्पाइरिला। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एक गोल जीवाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु आपका कोकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। 17 नंबर प्रश्न, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? डिप्लोकोकस कहते हैं, वैसिलस कहते हैं, कोकस कहते हैं और एस्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? एस्पाइरिलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्पाइरिलम कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? बोलिए। पहला ऑप्शन है आपका कवक, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है हरा शैवाल। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक आपका जीवाणु में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक आपका जीवाणु में अनुपस्थित होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है कीट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो आपका जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? जीवाणु आपका सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। बीस नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन मूल कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है, वर्ण वर्णकी वर्णकी लवक कहलाता है और जीनधर कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? वर्णकी लवक कहा जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी हो जाएगा, वर्णकी लवक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णकी लवक कहलाता है। 21 नंबर प्रश्न, पाश्चर पद्धति है। पाश्चर पद्धति है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगी की जर्म थ्योरी के लिए और शराब के किण्वन के लिए। बताइए किसके लिए सही हो जाएगा? पाश्चर पद्धति है। तो ये पाश्चर जो पद्धति है ना, रोगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, रोगी की जर्म थ्योरी के लिए। रोगी की जर्म थ्योरी के लिए, है ना। 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 का सी सही हो जाएगा। रोगी की जर्म थ्योरी के लिए क्या किया जाता है? आपका पाश्चर पद्धति है। ठीक है ना। तो लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने रोगाणुओं पर बहुत ज़्यादा काम किया और दुनिया भर में इनका क्या हुआ था? नाम हुआ था। ठीक है ना। उन्होंने भोजन और पेय पदार्थों पर बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए विविध विकसित की और उस चीज़ को पॉस्चराइजेशन कहते हैं। और उसको क्या कहा जाता है? पॉस्चराइजेशन। जो दूध होता है ना, दूध आपको मार्केट में जो मिलता है, तो आपका पॉस्चराइजेज दूध होता है वो। ठीक है ना। उसमें जीवाणु जो भी होता है ना, आपको उसको पहले ही उसको खत्म कर दिया जाता है। उस दूध को आप ऐसे डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपका जीवाणु नहीं होता। ठीक है ना। डायरेक्ट भी क्या किया जा सकता है? उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मार्केट वाले जो पॉकेट में दूध आता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, चौथा ऑप्शन है आपका ईस्ट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका माइकोप्लाज्मा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीवाणु कौन है? आपका माइकोप्लाज्मा सही हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? विनाइट्रिकारी जीवाणु कहलाता है,
सड़ने वाले जीवाणु कहलाता है, नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु कहलाता है और नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बोलिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाता है नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु कहलाता है। नाइट्रोजन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाए, मूल ग्रंथिकाओं रूट नोडल्स पाई जाती है। मूल ग्रंथिका पाई जाती है। बताइए किसमें मूल ग्रंथिका पाई जाती है? पहला ऑप्शन है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादप में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में, किंतु कुछ अन्य पादपों में, कभी नहीं, और ऑप्शन डी है सभी पौधों में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मूल ग्रंथिका की बात करते हैं ना, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में क्या किया जाता है? ये पाया जाता है। ठीक है ना। मूल ग्रंथिका की बात करते हैं, इसमें मूल ग्रंथिका तो ये आपका नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु होते हैं, है ना। मूल ग्रंथिका क्या होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण ये क्या होता है? जीवाणु होता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को आपको जैविक यौगिक में क्या करता है? ये बदलता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अधिक नमक वाला आचार है आपका, ठीक है ना, और इसमें जीवाणु जीवित रहता नहीं है, जिसकी वजह से आचार बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, तेल में डाल दिया जाता है उसको। पहला ऑप्शन है ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है लवण जनन का संदमन करता है। ऑप्शन डी है जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है ना। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह क्या होता है? ये मर जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, बोलिए कौन सा जीवाणु है? पहला ऑप्शन है आपका कैन कॉरिनो बैक्टीरियम। दूसरा ऑप्शन है एसरीसिया एसरीसिया कोलाई एसरीसिया कोलाई बोल सकते हैं, या फिर इस्चेरिचिया कोलाई बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है वाइब्रियो कोलेरी और चौथा ऑप्शन है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एसरीसिया कोलाई होता है, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ई कोलाई एसरेसिया बोल सकते हैं, ई कोलाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ई कोलाई एसरेसिया, ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 27 नंबर प्रश्न है तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु है। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? पहला ऑप्शन है साल्मोनेला होगा यहाँ पे, और माइको बैक्टीरियम होगा, और डिप्लोकोकस और स्टेप्टोमाइसिस, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु आपका माइकोबैक्टीरियम होता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम होता है। 28 नंबर प्रश्न, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होता है। भोजन की जो विषाक्तता उत्पन्न होता है, ठीक है ना, किसकी वजह से भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होता है? पहला आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफोसिस के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 28 का? बोलिए। 28 का भोजन की विषाक्तता उत्पन्न करता है क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम के द्वारा, क्या होता है? ये उत्पन्न होता है, ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है, बोलिए। पहला ऑप्शन है कवकों से, दूसरा ऑप्शन है विषाणुओं से, तीसरा ऑप्शन है जीवाणुओं से, चौथा ऑप्शन है आवृत बीजियों से। किससे उत्पन्न होता है? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है कवकों से, दूसरा ऑप्शन है विषाणुओं से, तीसरा ऑप्शन है जीवाणुओं से, चौथा ऑप्शन है आवृत बीजियों से।
आपका अब आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जीवाणु से क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स आपका प्राप्त किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, 30 नंबर प्रश्न, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होता है तो 2 घंटा में कितने जीवाणु क्या करेंगे, बनेंगे। ठीक है ना। तो क्या करता है 20 मिनट में, तो पहला 20 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 2, दूसरा 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट। ठीक है ना। पहला 20 मिनट में 2, दूसरा 20 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 4, तीसरा 20 मिनट में आपका कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है ना, इतना हो गया, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर दूसरा घंटा का जो पहला 20 मिनट में कितना हो जाएगा 16, दूसरा 20 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 32 और तीसरा 20 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 31 नंबर प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल आपका सहायक है। पहला ऑप्शन है आपका चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है फली और चौथा ऑप्शन है आपका मकई। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बोलिए इसका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फली। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फली हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होता है, आपका आंसर फली हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, फली आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 32 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, बोलिए लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है जीवाणुओं का पोषण, तीसरा ऑप्शन है जड़ को लाल रखना और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का अवशोषण। है ना, कौन सा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का अवशोषण क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक है ना, लाइक, एक लाइक तो कम से कम बनता है। ठीक है, आपको इतना हम याद करवा रहे हैं, ठीक है ना, एक लाइक तो कम से कम बन रहा है ना, एक लाइक कर दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। चाय की पत्तियों के, चाय के पत्तियों की क्यूरिंग, चाय के पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। चाय के पत्तियों में, चाय के पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु का, दूसरा ऑप्शन है कवक का, तीसरा ऑप्शन है विषाणु का और चौथा ऑप्शन है आपका शैवाल का। किसका उपयोग होता है, बोलिए। तो चाय के पत्तियों की क्यूरिंग में आपका जीवाणु का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, जीवाणु का उपयोग होता है। चाय की पत्तियों की जो क्यूरिंग होता है ना, उसमें किसका उपयोग होता है, जीवाणु का उपयोग होता है। 34 नंबर, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, तीसरा ऑप्शन है एसिटोबैक्टर और चौथा ऑप्शन है एनाबीना। कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका एनाबीना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है आपका, एनाबीना। कौन सा सही हो जाएगा आपका, एनाबीना सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोसीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रोसीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जीवाणुओं को मारकर। प्रोसीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जीवाणुओं को मारकर। दूसरा ऑप्शन है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। तीसरा ऑप्शन है एंजाइम क्रिया नष्ट करके और चौथा ऑप्शन है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो प्रोसीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, सबको याद होगा, है ना। किसका प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन एसिटोबैक्टर, दूसरा ऑप्शन है लेग ली ल्यूको ल्यूकनो ल्यूकनो स्टोक ल्यूकोनो स्टोक, तीसरा ऑप्शन है वैसिलस, चौथा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। आपका कौन सा सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका, लैक्टोबैसिलस सही हो जाएगा। सैंतीस नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, निमेटोड के द्वारा। किसके द्वारा दूध आपका खट्टा होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? आपका दूध खट्टा होता है। 38 नंबर, दूध के दही के रूप में जमने के कारण है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है माइकोबैक्टीरियम। दूसरा ऑप्शन है एस्टे एस्टेफिलोकोकन एस्टेफिलोकोकस एस्टेफिलोकोकस, है ना। और तीसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। चौथा ऑप्शन है आपका खमीर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है आपका लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस आपका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। पहला है राइजोबियम, दूसरा है आपका एजेटोबैक्टर, तीसरा है आपका जेंथोमोनास और चौथा आपका स्यूडोमोनास। कौन सा हो जाएगा? निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? आपका आंसर क्या आ जाएगा? राइजोबियम सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? राइजोबियम सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, है ना। पहला ऑप्शन है स्टॉकमैन, दूसरा ऑप्शन है इवानोवस्की, तीसरा ऑप्शन है स्टैनले और चौथा ऑप्शन है आपका स्मिथ। कौन सा सही हो जाएगा आंसर? सर्वप्रथम विषाणु, सॉरी विषाणु, जीवाणु बोल दिए थे, विषाणु होगा। सबसे सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था, है ना। सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था और 1892 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1892 ईस्वी में। ठीक है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या माना जाता है? बोलिए, विषाणु को क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है सजीव पदार्थ, दूसरा है निर्जीव पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है आपका सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप और चौथा ऑप्शन है सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुका होता है। देख लीजिए, जो विषाणु होता है ना आपका सजीव सजीव और निर्जीव, अगर बाहर है, शरीर के बाहर है, मनुष्य के शरीर के बाहर है या फिर कोई जीव के शरीर के बाहर है तो वो क्या होगा? वो निर्जीव हो जाए। शरीर के बाहर रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो निर्जीव हो, ठीक है। लेकिन जो ही शरीर में एंट्री मार दिया, घुस गया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सजीव बन जाता है। क्या बन जाता है? विषाणु सजीव बन जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग सी की तरफ बढ़ेंगे। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है। कौन? आपका विषाणु। 41 तक हो गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता? बोलिए। पहला ऑप्शन है शैवाल में, दूसरा ऑप्शन है विषाणु में, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन और चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणुओं में आपका एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। 43 नंबर, टीएमबी शब्द संबंधित है, टीएमबी शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है टीएमबी? बोलिए। टोबैको मोजैक वायरस कहा जाता है इसको। तो टीएमबी किससे संबंधित है? आपका जीवोत्पत्ति से। अच्छा, आंसर तो मिल गया, वायरस, है ना। जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से, है ना, विषाणुओं के प्रजनन से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 43 का सी हो जाएगा। टीएमबी टोबैको मोजैक वायरस आपका विषाणुओं से संबंधित है। टोबैको मोजैक वायरस किससे संबंधित है? विषाणुओं से संबंधित है। टोबैको मोजैक वायरस आपका किससे? विषाणुओं से संबंधित। 44 नंबर, विषाणु वृद्धि करता है, मृत शरीर में वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, पानी में वृद्धि करता है, चीनी के विलयन में वृद्धि करता है। बोलिए। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु किस में वृद्धि करता है? पहला है मृत शरीर में वृद्धि करता है, दूसरा ऑप्शन है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, तीसरा पानी में वृद्धि करता है, चौथा आपका चीनी के विलयन में वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है? तो जीवित शरीर में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? विषाणु निर्जीव क्यों माना जाता है? बोलिए। किसमें इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो ये आपका क्रिस्टलाइज है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं,
यह क्या हो सकता है आपका, ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, इसलिए इसे क्या माना जाता है, इसलिए इसे निर्जीव माना जाता है। 46 नंबर प्रश्न, एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? कवक में, विषाणु में, उसके बाद सलाइम मोल्ड्स में और जीवाणुओं में। किस में क्या होता है, अनुपस्थित होता है? तो विषाणुओं में, है ना। एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? विषाणु में एंजाइम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। 47 नंबर प्रश्न, विषाणु में क्या होता है? बोलिए, विषाणु में क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड होता है। दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तीसरा ऑप्शन है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है। चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है इसमें? तो विषाणु में क्या होता है? विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? आलू में जो मोजेक डिजीज है उसका कारण क्या है? बोलिए। पहला ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है फफूंद और चौथा ऑप्शन है शैवाल। तो आलू में जो मोजेक रोग होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण आलू में मोजेक रोग होता है। आलू में मोजेक रोग किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत में पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, है ना। पहला ऑप्शन क्या है आपका? ब्रायोफाइटा। दूसरा ऑप्शन है आपका थैलोफाइटा। तीसरा ऑप्शन है आपका एंजियोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? आपका थैलोफाइटा सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है काइटिन की बनी होती है, दूसरा ऑप्शन है सुबेरिन की बनी होती है, तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज की बनी होती है, चौथा ऑप्शन क्यूटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की जो, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेलुलोज की बनी होती है और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, तो आपका शैवालों की कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज की बनी होती है। अगला आ जाइए 51 नंबर प्रश्न पे, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की जो है ना स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है ना, कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? पहला ऑप्शन है यूक्लोरेला, दूसरा ऑप्शन है आपका नॉस्टॉक, तीसरा ऑप्शन है इलोथ्रिक्स और चौथा ऑप्शन है स्पाइरोगायरा। कौन सा हो जाएगा आंसर सही? यूक्लोरेला हो जाएगा। यूक्लोरेला हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, सरगासो सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, बताइए किसके कारण से सरगासो समुद्र का नाम पड़ा था? तो कवकों के कारण, आवृत बीजियों के कारण, शैवालों के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण। किसके कारण पड़ा था? सारगासो समुद्र का नाम पड़ा था, किसके कारण पड़ा था? आपका शैवालों के कारण पड़ा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 53 नंबर, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? सल्फर होता है, आयोडीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। कौन सा क्या होता है इसमें? तो इसमें आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें प्रचुर मात्रा में आपका आयोडीन पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। 54 नंबर पर, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है एक्टोकार्पस से, दूसरा ऑप्शन है लेमिनेरिया से, तीसरा ऑप्शन है ओडोगोनियम से और चौथा ऑप्शन है इलोथ्रिक्स से। क्या हो जाएगा? लेमिनेरिया आपका सही हो जाएगा। लेमिनेरिया सही हो जाएगा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से क्या होता है? आपका आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। 55 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए,
निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? पहला आपका क्लोरोफाइसी, दूसरा ऑप्शन रोडोफाइसी, तीसरा ऑप्शन है फियोफाइसी, चौथा आपका लिवरवर्ट्स। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा हरा शैवाल है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी, है ना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? पहला ऑप्शन तितली, दूसरा ऑप्शन शैवाल, तीसरा ऑप्शन मशरूम और चौथा ऑप्शन है टिड्डा। स्वपोषित कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वपोषित है आपका शैवाल। शैवाल क्या होता है? आपका स्वपोषित होता है। अगला 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, तीसरा ऑप्शन है एजोला और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी किसके रूप में उपयोग होता है? उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, जैव उर्वरक है ना। तो निम्न में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, राइजोबियम का भी उपयोग होता है, नीलहरित शैवाल का भी उपयोग होता है, एजोला का भी उपयोग होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। 57 का डी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पर आजी। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 58 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, जो अंतरिक्ष होता है सैटेलाइट और भेजा जाता है ना, तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति का नियंत्रण करने के लिए आपका प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? बताइए। पहला ऑप्शन है एलोथेरिक्स, दूसरा ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, तीसरा ऑप्शन है क्लोरेला और चौथा ऑप्शन है आपका ओडो ओडोगोनियम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगा, है ना, जिसको खाया भी जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मॉस के कारण, शैवाल के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण। कौन सा सही हो जाएगा? किसके कारण उसका जो रंग है लाल सागर का? तो आपका शैवाल के कारण हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? पहला ऑप्शन है शैवाल से तैयार होता है, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन से तैयार होता है, तीसरा ऑप्शन है कवक से और चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा से। किससे तैयार होता है? एगार एगार आपका शैवाल से तैयार होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से तैयार होता है। 61 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के आपका वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी बोला है, विषम पोषी। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है एल्गी, दूसरा ऑप्शन है फंजाई, तीसरा ऑप्शन है मॉसिल, चौथा ऑप्शन है आपका फर्न। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका बी सही हो जाएगा, फंजाई सही हो जाएगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। आप लोग लाइक करते रहिए, एक लाइक कम से कम कर दीजिए। जितना भी प्रश्न है 2-3 बार हम रिपीट जरूर करते हैं। आप सुनते सुनते क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, या इस वीडियो की 1-2 बार देख लीजिएगा ना, ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। रिविजन करते रहिएगा, सारे याद हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बोलिए। पहला अपना लिपिड्स की बनी होती है, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज की बनी होती है, तीसरा प्रोटीन की बनी होती है और चौथा ऑप्शन है काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बोलिए। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, काइटिन काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है। 63 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? किस रूप में संचित होता है? पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है, दूसरा ऑप्शन है तेलकायों के रूप में संचित होता है, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च के रूप में और एल्कोहल के रूप में। किसके रूप में संचित होता है? कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ आपका ग्लाइकोजेन के द्वारा क्या होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है।
64 नंबर क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, बताइए। परजीवी होते हैं, स्वपोषी होता है, विविध पोषी होता है और मृतोपजीवी होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विविध पोषी होता है। क्या होगा? विविध पोषी हो जाएगा। सभी कवक सदैव होते हैं, विविध पोषी होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है? माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है? किनके मध्य होता है? माइकोराइजा सहजीवी संबंध किनके मध्य होता है? पहला ऑप्शन है शैवाल और ब्रायोफाइट्स के मध्य होता है। कवक व उच्च पौधों के जड़ों के मध्य होता है। शैवाल व जिम्नोस्पर्म के जड़ों के मध्य होता है। शैवाल व कवकों के मध्य होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कवक व उच्च पौधों की जड़ों के मध्य होता है ना। कवकों और उच्च पौधों के जड़ों के मध्य होता है। 66 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों की छालें, वृक्षों की जो छालें होती है ना, छालों पर उगने वाले कवक कहलाता है। वृक्ष के जो छाल पर जो उगने वाला जो कवक होता है, इसको क्या कहते हैं? पहला आपका कोर्टिकोलस कहा जाता है, जूफिलस कहा जाता है, साक्सी कोलस कहा जाता है और क्रोपोफिलस कहा जाता है। कोप्रोफिलस कहा जाता है। 66 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कोर्टिकोल्स कहलाता है ना। आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए कोर्टिकोल्स कहलाता है ना। कोर्टिकोल्स या कोर्टिकोलस, है ना, ये कहते हैं। 66 क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। 67 पर आ जाइए। 67, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है सॉक्सीकोलस कहलाते हैं, सॉक्सीकोलस होगा। उसके बाद टेरिकोलस, उसके बाद कोर्टिकोलस और कोप्रोफिलस। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। पहला ऑप्शन है शैवाल में, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और कवक में। किसमें नहीं होता है? तो आपका कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। 69 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आलू का लेट ब्लाइट, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है एल्ब्यूगो कॉन्डिडा कॉन्डिडा द्वारा, एल्ब्यूगो कॉन्डिडा द्वारा, आपका फ्यूजेरियम मेनी मेनी मेनिली फार्म द्वारा और आपका सी ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। कौन सा हो जाएगा आपका सही? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। आलू का जो लेट्स ब्लाट उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेंट्स इन्फेंस्टे इन्फेस्टेंस द्वारा, ठीक है ना। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, है ना, सब ठीक हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। पहला है राइजोपस स्टोल्निफर, जाइगो सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी और सैक्रोमाइकोडिस लुडिकजाई, है ना, लुडिकजाई। तो आपका कौन सा हो जाएगा? डबल रोटी के निर्माण में कौन सा डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है? क्या है पेनिसिलियम? पेनिसिलियम आपका कवक होता है। पेनिसिलियम क्या होता है आपका? कवक होता है। पेनिसिलियम क्या है आपका? कवक है। अगला है 72 नंबर, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है चार्ल्स गुरियर ने, दूसरा ऑप्शन है माइकल फ्राडे ने, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और विलियम हार्वे ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का क्या किया था? खोज किया था। अगला है अर्गोट। अर्गोट अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? राइजोबियम से प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, फाइटोमोनास से प्राप्त होता है, फाइटोमोनास से प्राप्त होता है, एल्ब्यूगो से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो आपका क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। और गेट आपका किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। 74 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन है किससे प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम एक्सपेंसम से प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। चौथा ऑप्शन है पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन होता है ना, प्राप्त होता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो। 74 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है आपका मुकुलन द्वारा, तो एकाइनीट्स द्वारा और एप्लानोस्पोर्स द्वारा और एस्कोस्पोर्स द्वारा। किसके द्वारा होता है? ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? बोलिए। तो ईस्ट में कायिक जनन आपका मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में कायिक जनन आपका मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में कायिक जनन आपका मुकुलन के द्वारा होता है। 76 नंबर प्रश्न, जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और आपका छिद्र युक्त हो जाता है, मुलायम हो जाता है। ठीक है ना? क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। किसके कारण? ईस्ट आपका बेंजोइक अम्ल पैदा करता है। ईस्ट क्या उत्पन्न करता है? बेंजोइक अम्ल। क्या सही है? गलत। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना होता है ना। CO2 का जो उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। और ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल हो जाता है ना। ईस्ट एसिटिक अम्ल और एल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाता है। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाता है। तो CO2 का उत्पादन कर रोटी को क्या कर देता है? आपका स्पंजी बना देता है ना। रोटी को क्या बना देता है? स्पंजी बना देता है। 77 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? पहला है आपका म्यूकर, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलियम, चौथा ऑप्शन है एगेरिकस और तीसरा ऑप्शन है एगेरिकस, चौथा ऑप्शन है राइजोपस। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस आपका क्या है? आपका खाने योग्य कवक होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। 78 नंबर, LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु से प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन है कवक से प्राप्त होता है, तीसरा 2,4-D से और चौथा आपका एल्कोहल से। तो SLD किससे प्राप्त होता है? SLD आपका कवक से प्राप्त होता है। SLD किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। 79, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है एस्टेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है, दूसरा एस्परजिलस से प्राप्त होता है, तीसरा पेनिसिलियम से प्राप्त होता है, चौथा बैसिलस से प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो आपका विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? तो एस्टेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। एस्टेप्टोमाइसिस से क्या होता है? प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। 80 नंबर, एस्टेप्टोमाइसिन एस्टेप्टोमाइसिन को किससे पृथक किया? किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? बोलिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? पहला ऑप्शन है लिवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है वर्क होल्डर,
और तीसरा ऑप्शन है आपका ए फ्लेमिंग, और चौथा ऑप्शन है आपका वॉक्समैन। क्या हो जाएगा आपका आंसर? वॉक्समैन हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन को वॉक्समैन ने क्या किया था? पृथक किया था। 80 हो गया। अब चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन, टीका टिक्का रोग, टिक्का रोग, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है बोलिए, है ना। टिक्का रोग की बात किया है, टिक्का रोग किस में होता है? पहला है चावल में होता है, ज्वार में होता है, गन्ना में होता है, मूंगफली में होता है। तो टिक्का रोग आपका किस में होता है? टिक्का रोग आपका मूंगफली में होता है। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जो गन्ना है ना, गन्ना में जो लाल सड़न रोग होता है ना, किसके कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। पहला है जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण और निमेटोड के कारण। तो किसके कारण होता है आपका? कवक के द्वारा। क्या होता है? ये कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। 83 नंबर क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कवकीय जीवाणु का पुंज होता है, कवक तंतु बोले तो हाइफा का प्रकार होता है, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है, और लैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बोलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस कसकर ठसाठस, है ना, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। कसकर ठसाठस भरे कवक का क्या होता है आपका? ये जाल होता है। ठीक है ना। 84 नंबर प्रश्न आ जाइए। 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? 84 नंबर प्रश्न, मशरूम क्या है? 84 में मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है? मशरूम क्या है? मशरूम बोलिए, मशरूम क्या है आपका? कवक है। मशरूम क्या है आपका? कवक है। 85 नंबर क्वेश्चन, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन और स्टेप्टोमाइसिन। कौन सा सही हो जाएगा बोलिए। तो सबसे जो पहले जो प्रयुक्त हुआ था, है ना, तो प्रतिजैविक कौन था आपका? पेनिसिलिन था। क्या था आपका आंसर? पेनिसिलिन हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? सी सही। 86 नंबर क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, निमेटोड द्वारा। एथलीट फुट नामक जीवाणु किससे आपका उत्पन्न होता है? तो ये आपका कवक द्वारा उत्पन्न होता है ना। एथलीट फुट जीवाणु किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक द्वारा क्या होता है आपका? उत्पन्न होता है ना। 87 नंबर प्रश्न पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को क्या करता है आपका? दर्शाता है। कार्यात्मक संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। पहला ऑप्शन है जैव उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है कोरेलाइट जड़, कोरेलाइट जल और जड़, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन और चौथा ऑप्शन है माइकोराइजा। 87 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? माइकोराइजा सही हो जाएगा। 87 का कौन सा हो जाएगा? माइकोराइजा सही। 88 नंबर क्वेश्चन, अल्फा 20, अल्फा 20 किससे बनते हैं? अल्फा 20 किससे बनता है? पहला ऑप्शन कवक से, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु से, तीसरा ऑप्शन शैवाल से, चौथा ऑप्शन है आपका विषाणु से। किससे बनता है? तो आपका अल्फा 20 बनता है आपका कवक से बनता है। अल्फा 20 किससे बनता है आपका? अल्फा 20 कवक से बनता है। 89 नंबर प्रश्न, एस्परजिलस का प्रयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलस होता है ना, इसका प्रयोग किसको बनाने में होता है? पहला है एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है डबल ब्रेड, तीसरा ऑप्शन है ब्रेड सॉरी पनीर, और चौथा ऑप्शन है क्या? विटामिन बी। तो एस्परजिलस होता है ना, एस्परजिलस से आपका पनीर बनाया जाता है। एस्परजिलस से क्या बनाया जाता है? पनीर बनाया जाता है। 90 नंबर प्रश्न आ जाइए। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी आपका पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है ना, क्या है? सक्षम है, दक्ष है ना। वास्तव में किसके सहजीवी साचार है? यह वास्तव में किसका सहजीवी साचार है? पहला ऑप्शन है शैवाल और जीवाणु का, दूसरा ऑप्शन है शैवाल और कवक का, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और कवक का, चौथा ऑप्शन है कवक और मॉस का। तो क्या आ जाएगा आपका? शैवाल और कवक का। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2, SO2 की बात कर रहा है ये।
निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, चौथा ऑप्शन है आपका शैवाल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बोलिए। तो निम्नलिखित में से SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन सही हो जाएगा, है ना। क्या सही हो जाएगा आपका? लाइकेन सही हो जाएगा, लाइकेन सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? लिटमस, लिटमस किस में से निकाला जाता है? लिटमस किस में से निकाला जाता है, बताइए। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो हल्दी से, सिनकोना से, लाइकन से, मशरूम से। लिटमस का जो कलर होता है ना आपका नीला होता है, ठीक है। लिटमस किससे निकाला जाता है आपका? लाइकेन से निकाला जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में जो कवक और शैवाल के बीच में जो सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या है? होलोटिज्म कहलाता है, हेलोटिज्म कहलाता है, पारासिटिज्म कहलाता है और सेप्रोफिटिज्म कहलाता है। इसमें से कोई नहीं। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सजीवी संबंध होता है ना, उसको क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म। कवक और शैवाल के मध्य जो सजीवी संबंध होता है ना लाइकेन में, तो उसको क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। 94 नंबर प्रश्न, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्टिकोल्स कहा जाता है, और सेक्सिकोल्स कहा जाता है, सेक्सलिटिस कहा जाता है, सेक्सटिलिस कहा जाता है, और परमेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलिए। इसको कार्टिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कार्टिकोल्स कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर होता है ना, तो लाइकेन जो विकास होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कार्टिकोल्स कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है सेक्सिकोल्स कहते हैं, और लिग्निकोल्स कहते हैं, और टेरिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास का क्या कहते हैं? इसको लिग्निकोल्स कहता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको लिग्निकोल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लिग्निकोल्स कहते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाता है? जापान में किस लाइकेन को लोग सब्जी के रूप में खाता है? पहला ऑप्शन है जापान में जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाता है? परमेलिया को खाता है, रोशेला को खाता है, इंडोकार्पन को खाता है, कलेडो कलेडोनिया को खाता है। किसको खाता है? तो इंडोकार्पन को खाता है। किसको खाता है? इंडोकार्पन को खाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाता है? इंडोकार्पन को खाता है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है? पुनर्जीवन का गुण होने के कारण, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? किसको मेज पर सजावट के लिए रखा जाता है? पहला आपका साइलोटम, दूसरा ऑप्शन है सीरेटोप्टेरिस, और तीसरा ऑप्शन है सिलेजिनेला, और चौथा ऑप्शन है लाइकोपोडियम। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिलेजिनेला। क्या हो जाएगा इसका? सिलेजिनेला आंसर सही हो जाएगा, है ना। 103 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसके बीजाणु होता है ना जो दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकोपोडियम, दूसरा ऑप्शन है सिलेजिनेला, तीसरा ऑप्शन है आपका साइलोटम, और चौथा ऑप्शन है इक्विसेटम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 104 का आंसर बोलिए। 104 का आंसर हो जाएगा साइकोपोडियम, साइकोपोडियम हो जाए। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम। कौन हो जाएगा आपका? लाइकोपोडियम आंसर सही हो जाएगा, लाइकोपोडियम। 105 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लोस्ट्रिडियम का प्रयोग किया जाता है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है, एजोला का प्रयोग किया जाता है, खोई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, तीसरा ऑप्शन है आपका हाथी और चौथा ऑप्शन है आपका एनजीएस एंजियोस्पर्म। बोलिए तो किस में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है आपका टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 107 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधों में क्या करता है? आपका बीज बनता है, परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहता है। बीज क्या रहता है? आपका नग्न रूप में पौधों पर लगा रहता है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स और तीसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? किस पौधे में बीज बनता है परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगा रहता है? एंजियोस्पर्म। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एंजियोस्पर्म सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, संसार के सबसे लंबे पौधे जिससे जिससे संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे जिससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट से, दूसरा ऑप्शन है द्विबीजपत्री से, तीसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म से, चौथा है आपका एक बीजपत्री से। किससे हो जाएगा आंसर? बोलिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? संसार के सबसे लंबे पौधे आपका जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे क्या है? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। सिकोया। सिकोया एक पेड़ ऐसा है जो 350 फुट है ना, 350 फुट क्या होता है? यह लंबा होता है। 109 नंबर प्रश्न, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जा सकता है ना, किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? साइकस को कहा जाता है और सिलेजिनेला को कहा जाता है, चिलगोजा को कहा जाता है और कोनीफर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को कहा जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिलगोजा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिलगोजा को। तो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोरेलाइड जड़े किसमें पाया जाता है? कोरेलाइड जड़े किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चीड़ में, दूसरा ऑप्शन है डायोप्टेरिस में और तीसरा ऑप्शन है आपका साइकस में, चौथा ऑप्शन है आपका लाइकोपोडियम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका साइकस में पाया जाता है। कोरेलाइड जड़े किस में पाया जाता है? कोरेलाइड जड़े आपका साइकस में पाया जाता है। कोरेलाइड जड़े किस में पाया जाता है? कोरेलाइड जड़े आपका साइकस में पाया जाता है। कोरेलाइड जड़े किस में पाया जाता है? कोरेलाइड जड़े आपका साइकस में पाया जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजाणु किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजाणु किसमें होता है? कोकस में होता है, नीट्स में होता है, साइकस में होता है, पाइनस में होता है। किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजाणु किसमें होता है? कोकस में, नीट्स में, नीटम में, कोकस में और नीटम में और साइकस में और पाइनस में। इसका आंसर बोलिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकस हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है? साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। 112 नंबर प्रश्न, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है साइकस से प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन है आपका पाइनस से प्राप्त होता है, तीसरा ऑप्शन है सिलेजिनेला से प्राप्त होता है, चौथा आपका सिकोया से पाया जाता है, सिकोया से प्राप्त होता है ना। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका पाइनस से पाया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? आपका पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। 113 नंबर प्रश्न, साबूदाना सैगो बोलते हैं किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है साइकस से, दूसरा ऑप्शन है पाइनस से, तीसरा ऑप्शन है सेंड्रस से और चौथा ऑप्शन है जूनिपेरस से। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बोलिए। तो आपका साबूदाना होता है ना, तो साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? आपका साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन 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 किससे प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है साइकस से, दूसरा ऑप्शन है जूनिफेरस से, तीसरा ऑप्शन है आपका इम इफेड्रा से और चौथा ऑप्शन है आपका पाइनस।
ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है आपका पाइनस। तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? इफेड्रा हो जाएगा। किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा। दमा दमा होता है ना, दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? आपका इफेड्रा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से प्राप्त होता है। 115 नंबर क्वेश्चन पर है जी, विषाणु वायरस क्या है? विषाणु वायरस क्या है? पहला ऑप्शन है कोशिकीय है। दूसरा ऑप्शन है अकोशिकीय है। तीसरा ऑप्शन है एक कोशिकीय है। और चौथा ऑप्शन है बहुकोशिकीय है। विषाणु क्या है बोलिए? विषाणु आपका अकोशिकीय है। विषाणु क्या होता है? विषाणु अकोशिकीय होता है। विषाणु क्या होता है? आपका अकोशिकीय होता है। 116 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, विषाणु विषाणु वायरस पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। वायरस अजीवित निर्जीव वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रति जीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया करके अंतःक्रिया कर सकता है। ये क्या कर सकता है? अंतःक्रिया कर सकता है। एंटीबायोटिक्स दूसरा ऑप्शन है, एंटीबायोटिक्स लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है। ये तो ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। वायरस में उपापचयी पथों से युक्त नहीं होता जिस पर प्रतिजीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह के पथ होते हैं। ये बात भी क्या कहला? गलत है। प्रतिजीवाणुओं के प्रति वायरस प्रतिरोधी होता है। ये भी क्या है आपका? गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रति जीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया अंतःक्रिया क्या कर सकता है? ये कर सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? बोलिए। क्वेश्चन क्या है आपका? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? पहला है कवक विकृति है। दूसरा ऑप्शन है जीवाणु विकृति है। तीसरा है जल पिस्सू है। और शैवाल विकृति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? तो ये जीवाणु विकृति होता है। तेल जो प्रदूषक के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या होता है? आपका जीवाणु विकृति होता है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 117 क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? पहला ऑप्शन शैवाल, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन और चौथा ऑप्शन है आपका फर्न। कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका लाइकेन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक आपका पौधा है? तो लाइकेन सही हो जाएगा। इसका लाइकेन सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम का, एजोला का, यूरिया का, पोटेशियम का। किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? एजोला का प्रयोग करते हैं। एजोला को क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है लाल शैवाल, दूसरा ऑप्शन है भूरा शैवाल, तीसरा ऑप्शन है हरा शैवाल और चौथा ऑप्शन है नीला शैवाल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नीला शैवाल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीला शैवाल। कौन सा शैवाल सही हो जाएगा? आपका नीला शैवाल सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न, पादप जगत में 121 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। पादप जगत में निम्नलिखित वैशिष्ट्यों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, चौथा ऑप्शन है अनावृत बीजी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका शैवाल सही हो जाएगा। पादप जगत में निम्नलिखित वैशिष्ट्यों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो शैवाल क्या है आपका? मुख्यतः जलीय होता है।
122 नंबर प्रश्न, 122 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काई नहीं होता है? निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काई नहीं होता है? पहला आपका ब्रायोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका टेरिडोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है थैलोफाइटा, चौथा है आपका अनावृत बीजी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बोलिए? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका थैलोफाइट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काई नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा में नहीं होता है। ठीक है ना। 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किसी जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है पाइनस, दूसरा ऑप्शन है अल्वा, तीसरा ऑप्शन है फ्यूनेरिया, चौथा ऑप्शन है आपका चारा, है ना। कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पाइनस सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो पाइनस को क्या किया गया? आपको वर्गीकृत किया। 124 नंबर प्रश्न, लिटमस विलियन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। किस वर्ग के पौधे से निकाला जाता है बोलिए? पहला ऑप्शन है पेट्रीडोफिस, दूसरा ऑप्शन है आपका जिम्नोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, चौथा ऑप्शन है आपका थैलोफाइटा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा आपका? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? अनावृत बीजी बोला जाता है। और आपका एनजियो स्पर्म को आवृत बीजी बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, पक्सिनिया पक्सिनिया एक परजीवी डैश है। पक्सिनिया एक परजीवी डैश है। शैवाल है, पादप है, कवक है और जंतु है। कौन सा सही हो जाएगा इसका बोलिए? तो पक्सिनिया आपका एक कवक होता है। पक्सिनिया क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है। 126 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम आपका फंगी से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है यूग्लिना, दूसरा ऑप्शन है आपका राइजोपस, तीसरा ऑप्शन है एस्परजिलस और चौथा ऑप्शन है आपका म्यूकर। कौन सा सही हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूग्लिना आपका फंगी से संबंधित नहीं है। यूग्लिना किससे संबंधित नहीं है? आपका फंगी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पादप आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। अगर आप अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।